हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा टॉपिक है जो कि है रिवीजन साइंस का, जिसमें हम लोग को फटाफट करना है। तो हम लोग का आज पहला चैप्टर है जो हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है। इसमें भर भर के एमसीक्यू आपको क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। तो ज़्यादा डेफिनेशन पे फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ आप समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम 2 तारीख को है, इसलिए उससे पहले हमें क्या है, सारे टॉपिक लगभग कवर करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आज हमारा पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसमें क्या होते हैं ना, जो ऐसे एलिमेंट होते हैं, तो एक हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं और एक प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, रिएक्ट करके अपना जो भी फॉर्म रहता है उसको चेंज करते हैं। जैसे कि अ केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन वन और मोर रिएक्टेंट्स आर चेंज्ड, मतलब एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट जो चेंज होते हैं किसी भी मोर प्रोडक्ट में, तो वही हमारा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे कि आयरन अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट बनाता है, तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। तो लिखने के लिए जैसे हम लिखते हैं, तो इट अकर्स व्हेन वन और मोर रिएक्टेंट्स आर चेंज्ड इनटू वन और मोर प्रोडक्ट। तो ये हमारे क्या होते हैं, वन और मोर प्रोडक्ट। तो ये हमारा क्या होता है, मोर प्रोडक्ट। तो ये हमारा क्या होता है, इसी को हम लोग क्या है, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें हमारे रिएक्शन में क्या रहता है, सब्सटेंसेस को हम रीअरेंज करते हैं, एक सब्सटेंस को या एक एलिमेंट को हम लोग किसी और के साथ रिएक्ट कराते हैं, और उसके बाद रिएक्ट करने के बाद हमको जैसे उसमें हीट दिया या इलेक्ट्रिसिटी दिया या को डायरेक्ट सनलाइट दिया, वो पास करने के बाद उसमें से जो प्रोडक्ट बनता है वही हमारा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। इसमें दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक होता है हमारा फिजिकल चेंज, ठीक है, और एक होता है हमारा केमिकल चेंज। तो फिज़िकल चेंज में क्या होता है कि उसका जैसे कलर चेंज हो जाएगा या शेप चेंज हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ें क्या है, फिज़िकल चेंज में, या छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा, यानी वो शेप चेंज में ही आ गया। या जैसे कि आपका आइस होता है, आइस से वाटर बनता है, तो ये क्या हो गया, एक फिज़िकल चेंजेस में आ गया। वैसे ही केमिकल चेंज में क्या होता है कि उसका टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके क्या है, ये केमिकल रिएक्शन के अंदर में ही है, और कलर भी चेंज करेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी फिजिकल और केमिकल चेंजेस में आता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम लोग Fe यानी आयरन, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, S मतलब सॉलिड, प्लस CuSO4 दैट इज़ कॉपर सल्फेट। तो ये एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, उसमें क्या है, हम आयरन को जब रखते हैं तो ये उससे रिएक्ट करके FeSO4 बनाता है, जो कि एक सॉल्यूशन ही रहता है, प्लस Cu यानी कॉपर, हमको उससे अलग सॉलिड मिल जाता है। यानी कि जो भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम लोग आयरन में मिलाते हैं, Fe मीन्स आयरन, CuSO4 मीन्स कॉपर सल्फेट, ठीक है, जो कि एक सॉल्यूशन रहता है जिसका कलर जो है ब्लू कलर का होता है, ठीक है। वैसे ही वो बनाता है फिर आयरन सल्फेट जब रिएक्ट होता है तो, ठीक है, जो कि बाद में रिएक्ट होने के बाद हो जाता है येलो कलर का। प्लस लास्ट में हमारे पास बचता है जो Cu है, दैट इज़ कॉपर। तो ये हमारा क्या है, एक रिएक्शन है, इसी को ही हम लोग क्या है, एक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विथ आयरन टू न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, दैट इज़ अगर आयरन जो है हमारा कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमको दो सब्सटेंसेस मिलते हैं, एक सब्सटेंस हमको आयरन सल्फेट मिलता है, दूसरा हमको कॉपर मिलता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक केमिकल रिएक्शन हो गया। और इसका एग्जांपल हो गया, कॉपर सल्फेट हमारा ब्लू कलर का होता है और आयरन सल्फेट हमारा येलो कलर का होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्या बोला जाए या क्या बोला जाए, ये एक रिएक्शन हो गया। तो हमारा जो आयरन है वो किस फॉर्म में होता है, जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछे तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन नेल्स बोलते हैं उसको। नेल्स यानी अगर मैं हिंदी में लिख दूँ, अगर स्पेलिंग सही हिंदी की, तो इसको कील बोलते हैं। और ये सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का, ठीक है। उसके बाद जब वो उससे क्या रिएक्ट करके येलो बना देता है। तो ये हमको समझ में आ गया। तो फिजिकल चेंज में क्या होगा कि उसका स्टेट चेंज होगा, उसका कलर चेंज होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि फिज़िकल चेंज में होगा कलर चेंज या उसका स्टेट, यानी कि वो छोटा या बड़ा ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, फिज़िकल चेंज होगा। और वही हमारा क्या बोलते हैं, एक तरीके से केमिकल चेंज, जिसमें टेम्परेचर वगैरह में चेंज होगा। जैसे कि हम लोग क्या है, वाटर को बॉईल करते हैं, तो बॉईल करने के बाद वाटर से स्टीम निकलता है, तो वो भी एक टाइप का आपका केमिकल रिएक्शन है,
ठीक है, जिसमें क्या है कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, लेकिन वाटर क्या होता है H2O होता है, यानी कि उसमें से जब हम उसको स्टीम देते हैं तो उसमें से क्या है ऑक्सीजन जो है क्या बोलते हैं अपना स्टीम के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, तो कैसे हम लोग क्या बोलते हैं केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं टू डिटरमाइन केमिकल रिएक्शन। तो उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उसको डिटरमाइन करने के तरीके हैं कि उसमें से गैस निकलेगा। मैंने बताया ना आपको, अगर आप वाटर को बॉईल करते हैं या उबालते हैं तो आपके उसमें से क्या है आपके गैस निकलते हैं। ठीक है, जो स्टीम होता है वो गैस फॉर्म में होता है, तो इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। सेकंड होता है चेंज इन टेम्परेचर, यानी वो ठंडा होगा तो गर्म हो जाएगा, गर्म होगा तो ठंडा हो जाएगा, जो कि है। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद है थर्ड हमारा है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, यानी कि जैसे कोरोजन होता है। ठीक है, कोरोजन यानी जंग को बोला जाए, जैसे एक आयरन में लगता है तो उस टाइप के कुछ प्रिसिपिटेट अगर उसमें बचते हैं तो वो भी हमारा क्या है एक केमिकल रिएक्शन को बताता है। फोर्थ हम बोल सकते हैं उसका कलर, चेंज इन कलर। तो वो क्या है कलर में चेंज होता है, देखा जैसे हमने अभी यहाँ पर ब्लू से क्या है ये येलो कलर में चेंज हो गया, तो ये चेंज इन कलर हो गया। वैसे कोई भी चीज़ें चेंज करेंगी कलर में वो चीज़ें। चेंज इन स्टेट, यानी कि कोई भी जैसे केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है, तो स्टेट यानी कि उसका जो मैटर है, यानी कि उसका शेप हो गया, या वो सॉल्यूशन से पाउडर फॉर्म में बन गया या सॉल्यूशन से वो सॉलिड फॉर्म में हो गया, तो ये हमारा क्या है चेंज करता है, वही हमारा क्या है केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि केमिकल रिएक्शन जो वही केमिकल रिएक्टेंट जो ट्रांसफॉर्म करते हैं वही सारे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या है कुछ ऐसे बेसिक इक्वेशन लेने हैं, जैसे कि Fe जो है एक सिंबल होता है, किसका सिंबल होता है, जैसे कि आयरन। ठीक है, तो आयरन का सिंबल Fe हो गया। Cu का सिंबल क्या हो गया, जैसे एक कॉपर का सिंबल क्या हो गया Cu। वैसे ही पोटेशियम का सिंबल क्या हो गया K। तो ये क्या हो गया, ये उसका वर्ड हो गया और ये उसके सिंबल्स हैं जिससे हम लोग दिखाएंगे कि उसमें क्या बोलते हैं चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि हमारे पास सोडियम, इट मीन्स प्लस क्लोराइड, एंड ये हो जाएगा मिल के बनता है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सोडियम को हम लोग लिखते हैं सिंबल में Na, क्लोराइड को लिखते हैं Cl, एंड दैट इज़ NaCl। तो ये हमारा क्या है केमिकल रिएक्शन, जिसको हम लोग लिखते हैं कि सोडियम क्लोरीन साथ मिलकर NaCl बन जाता है। तो अगर इसको स्टेटमेंट में भी लिखने आ गया तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सोडियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, ठीक है, टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। तो आप इसको वर्ड में भी इस तरीके से लिख सकते हैं, या वर्ड में आए तो आप उसको ऐसे क्या है रिएक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन केमिकल रिएक्शन से। उसके सिंबल होते हैं, उनकी वैलेंसीज होती हैं, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं बहुत सारी। ठीक है, तो अगर एक केमिकल इक्वेशन जैसे मैं आपको लिख के दिखाऊं तो ये हो गया Zn, उसको सॉल्यूशन में रहता है, प्लस डाइल्यूट हाइड्रोस H2SO4, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में रहता है, एंड तो ये रिएक्ट करते हैं तो इसमें हमको मिलता है ZnSO4, यानी कि जिंक सल्फेट, यानी कि हाइड्रोजन अलग हो गया और ये सल्फेट आके इससे मिल गया, प्लस तो इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो रिलीज़ हो जाता है। तो ये जो फॉर्म है इसको हम लोग बोलते हैं अपना रिएक्टेंट्स, जो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, और यहाँ पर जो रिएक्ट होने के बाद जो भी चीज़ें हमारे पास बचता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो लिक्विड सिंबल के लिए हम लोग जैसे कि हमारा लिक्विड सिंबल होता है उसके लिए हम लोग L करते हैं। ठीक है, सॉलिड होता है उसके लिए L हो गया, हाँ सॉलिड के लिए S यूज़ करते हैं। गैसेस के लिए हम लोग क्या है G यूज़ करते हैं। और एक हमारा सिंबल होता है एक्वस सॉल्यूशन, जैसे उसमें दो सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में दो लिक्विड दो सॉलिड अगर इस टाइप से कुछ चीज़ मिली हुई हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन, जिसको हम लोग AQ से डिनोट करेंगे अपने रिएक्शन में। ठीक है, अगर गैस प्रोड्यूस होगा रिएक्शन में तो उसको हम लोग ये जो यहाँ पे मैंने दिखाया है वो उसको एरो अप एरो से दिखाएंगे, और प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो उसको डाउन एरो से दिखाएंगे। ठीक है, अगर गैस प्रोड्यूस होगा तो उसको अप एरो से दिखाएंगे, और अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो उसको हम लोग डाउन एरो से दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को जो मेन पढ़ना है, जिसको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको थोड़ा सा मैं टाइम लेके हल्का सा पढ़ाऊँगा, वो है बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो
इसको बैलेंस करना है तो कैसे बैलेंस करेंगे? तो सबसे पहले ये वर्क करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि जैसे कि अगर कोई भी मास है दो भी ऑब्जेक्ट का, तो उनका क्या है, बराबर होना चाहिए। जैसे कि दो एटम्स है, ठीक है, अगर वो रिएक्ट करवा रहे हैं हम लोग, तो उसके जो रिएक्टेंट्स का क्या बोला जाए, जो भी आपका एटम्स है और आपके प्रोडक्ट का जो भी एटम्स है वो सारे के सारे सेम होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है। तो इसका जो स्टेटमेंट है, नो एटम्स कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई भी जो एटम है वो ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ये बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रिएक्टेंट साइड हैज़ टू बैलेंस द प्रोडक्ट्स। मतलब जो भी रिएक्टेंट्स में जितने भी नंबर होंगे वो आपके क्या है, वो आपके प्रोडक्ट्स में भी उतने ही एटम्स होने चाहिए हर एलिमेंट में, ठीक है। एटम्स को हम लोग को क्या है, बैलेंस करके चलना है। तो जैसे कि केमिकल इक्वेशन है, तो उसमें जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या है, रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल करना है। यही हमारा क्या होता है, बैलेंस्ड इक्वेशन होता है या बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे कि एक हमारा रिएक्टेंट्स का जो भी एटम होगा वो क्या है, आपके प्रोडक्ट से इक्वल होना चाहिए। तो अब इसको करना कैसे है, मैं ये आपको बताता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग जिंक प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, ZnCl इससे आके मिल जाएगा और बना लेगा ZnCl2 प्लस यहाँ पे H निकल के बना लेगा H2। अब देखो Cl2 यहाँ पे 2 है, H2 2 है, तो हम लोगों को क्या करना है, इस 2 को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो Zn प्लस 2HCl, तो यहाँ पे भी 2Cl हो गया, यहाँ पे भी 2Cl, दैट इज़ बैलेंस। यहाँ पे भी 2H हो गया, यहाँ पे भी 2H हो गया, तो दैट इज़ बैलेंस। मतलब ZnCl2 प्लस H2, ये हमारा क्या है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, जो कि एक हीट एंड ट्रायल मेथड की तरह होता है, ठीक है। और भी इसके बहुत से स्टेप है। जैसे एक एग्जांपल और करा देता हूँ, CaCO3 प्लस H3PO4 दैट इज़ इक्वल टू Ca3PO4 2 प्लस H2CO3। तो ये हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पे 3Ca है, ठीक है। ये जैसे कि हमारा इसका मैं यहाँ पे बैलेंस कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे 3Ca है लेकिन यहाँ पे एक Ca है, ठीक है। और यहाँ पे CaCO3 क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। पहले यहाँ मैं 3 जोड़ता हूँ, तो 3CaCO3, तो 3Ca इज़ बैलेंस, ये बीच में एरो रखा, और यहाँ पे मैंने H2CO3 लिखा है क्योंकि यहाँ पे भी CO3 है। तो अब देखो 3C हो गया, लेकिन 3C नहीं है मेरे पास, लेकिन O3 3 और 3 9, यानी मेरे पास 9O3 हो गया। तो मेरे को यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, और 3C भी हो गया, 3O भी हो गया। अब यहाँ पे H3PO4 को मैं देखूँगा और Ca3PO4 ट्वाइस को देखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे H3 है तो 3 × 2 6 हो गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 है। तो यहाँ पे मेरे को जब मैं बैलेंस करने जाऊँगा तो यहाँ पे मैं 2 लगाऊँगा, तो 2H6 हो गया। लेकिन यहाँ पे मेरे पास 2P हो गया, और 2 × 4 8, यानी 2 × 4 8 भी हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, नीचे वाला बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। तो इसी तरीके से एटम्स को पूरा बैलेंस करके चलोगे तो यही हमारा क्या है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब जो हम लोगों को पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमको पढ़ना है, तो वो है आपका, पहला पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड पढ़ेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, मैं इसके एग्जांपल करके बताऊंगा। फोर्थ करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, सिक्स्थ करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, सेवेंथ करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
8th करेंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन और 9th करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है, इतने केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन और एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रिसिपिटेशन, ये सारे हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि कोई भी जो एक एलिमेंट है वो जाके दूसरे एलिमेंट के साथ मिल जाएगा, वही हमारा क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। इट मीन्स अगर मैं इंग्लिश में आपको बोलूँ, इन 2 एलिमेंट्स और 1 एलिमेंट एंड 1 कंपाउंड और 2 कंपाउंड्स कंबाइन टू गिव 1 सिंगल प्रोडक्ट। मतलब कि 2 एलिमेंट या एक कंपाउंड या 2 कंपाउंड जब एक दूसरे से मिल जाते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे H2 प्लस Cl2, तो ये दोनों जाके मिलेगा 2HCl बनाएगा, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये हमारा क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि ये जो भी कंपाउंड है वो एक दूसरे से जाके मिल गए, यानी कंबाइन हो गए, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसको जैसे ये आपको इसका डेफिनेशन मान लो, एलिमेंट प्लस एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट दोनों मिलके एक कंपाउंड या 2 कंपाउंड बनाते हैं, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ये इसका डेफिनेशन है याद करने के लिए शॉर्ट टर्म रिवीजन में। वैसे ही 2CO प्लस ऑक्सीजन, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, तो ये आपका बनाता है क्या, 2CO2। इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये भी एलिमेंट, ये क्या है, 2CO, दैट इज़ आवर कंपाउंड, ऑक्सीजन इज़ आवर एलिमेंट। कंपाउंड यानी इसमें कार्बन ऑक्सीजन दोनों हैं एलिमेंट, और ये मिलके क्या, एक कंपाउंड एक एलिमेंट मिलके भी क्या है, आपका कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, अगर दिख रहा हो तो एक एग्जांपल और देना चाहूँगा मैं। एक पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, NH3 प्लस HCl दैट इज़ NH4Cl। इट मीन्स जो NH3 है वो हमारा क्या है, एक कंपाउंड है, वो HCl भी हमारा एक कंपाउंड है। तो दोनों कंपाउंड मिल के एक कंपाउंड बना रहे हैं। तो डेफिनेशन सेटिस्फाई होता है, एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट मिल के एक कंपाउंड बनाएंगे तो वही कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। एक कंपाउंड एक एलिमेंट मिल के भी बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, और एक कंपाउंड मिल के भी कंपाउंड बनाएंगे। मतलब कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जाके मिलता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, जब एक कंपाउंड या कोई भी प्रोडक्ट बनाता है वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे फिनिश होता है। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे, अपना जो पढ़ेंगे वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, दैट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ये है, जैसे कि अ सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोजेज ऑन एप्लीकेशन, यानी कि कोई भी एक सिंगल रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट जो अपना लेफ्ट साइड में होता है, तो रिएक्टेंट क्या होगा कि हीट और लाइट के एप्लीकेशन, यानी उसमें हीट या लाइट या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पड़ेगा तो वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, वही हमारा क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर क्या है, मर्क्यूरी ऑक्साइड है हमारे पास, अगर उसमें हम लोग क्या है, हीट पास करें तो ये क्या बना लेगा, इसमें से मर्क्यूरी निकल गया प्लस ऑक्साइड उसमें से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो मरकरी होता है HgO2, ठीक है, ये नहीं HgO, मर्क्यूरी ऑक्साइड, अगर उसमें हीट निकलता है तो वो बन जाता है, मर्क्यूरी अलग हो जाता है और ऑक्साइड अलग हो जाता है हमारा, तो वो कहलाता है क्या, अपना हीट से डिकम्पोज हो रहा है। इट मीन्स कि ये वाला जो देखो HgO पहले कंबाइन था, वो क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा भी है। वैसे ही जैसे कि H2O2, इसमें हम लोग सनलाइट देते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, अलग हो जाता है, तो इसमें से एक ऑक्सीजन बाहर जाता है, तो ये बना लेता है H2O। तो H2O से एक ऑक्सीजन बाहर निकला और ये H2O बना लिया, तो यही हमारा क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, हीट सनलाइट। अब एक और इसमें होता है जो कि होता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से, ठीक है, जो कि होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी की, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इलेक्ट्रोलिटिक
कैटालिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन का एक्सप्लेनेशन। तो हाँ, और ये वाला जो प्रोसेस है, जो सेकंड जो सॉरी मैंने आपको ये वाला जो इसमें बी बताया, इसको हम लोग फोटोलिसिस बोलते हैं, फोटोलिसिस। और जो पहला है उसको हम लोग थर्मोलिसिस भी बोलते हैं। मतलब ये वाला जो हो रहा है इसको हम लोग थर्मोलिसिस भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद जो हमारा अगला है, दैट इज़ कितना नंबर है, थर्ड नंबर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जैसे कि इसमें क्या होता है ना, जो रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना वो जो हाई रिएक्टिव मेटल या मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मेटल बोल रहा हूँ, मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन से। यानी उसका सॉल्यूशन या जो भी कंपाउंड होता है, जो भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, उसको रिप्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट से, जो कि कंपाउंड और सॉल्यूशन में होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ए, ZnS प्लस CuSO4, Zn मीन्स जिंक, CuSO4 कॉपर सल्फेट, तो ये बनाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, तो Zn रिएक्ट किया CuSO4 साथ और मिल के बनाया ZnSO4, और इसमें से क्या है, कॉपर बच गया। यानी कि एक चीज़ और देखोगे तो ये SO4 जो है वो Zn में आ गया निकल के, तो यही हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। यानी कि यहाँ से एक जो भी ये कंपाउंड है ये डिस्प्लेस होके पूरा का पूरा Zn में आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल के लिए, Cu plus 2AgNO3 that is equal to CuNO3 twice plus 2Ag। अब इसमें देखोगे तो Cu और NO3 हुआ, तो ये NO3 जो है ना यहाँ से उठ के Cu में आ गया, ये रहा। ठीक है, और ये Ag क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। यानी कि कोई भी एक कंपाउंड अगर दूसरे कंपाउंड में जाके जुड़ रहा है, यानी कि मोर रिएक्टिव जो है वो लेस रिएक्टिव के पास जाके मिल रहा है, तो ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट से, तो क्या करता है, एक कंपाउंड या एक सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो यही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो ये कौन सा हुआ, थर्ड हुआ। अब फोर्थ, जिसमें दो है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यानी कि इसमें दो एलिमेंट एक दूसरे से अलग होंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, ये या तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोल लो या इसको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोल लो, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें क्या होता है, जब रिएक्टेंट्स के बीच में ना दो रिएक्टेंट्स एक दूसरे से एक अलग होते हैं, यानी एक्सचेंज होता है आयंस, एंड आयन एक्सचेंज बिटवीन द रिएक्टेंट्स टेक्स प्लेस टू गिव निप, तो क्या करते हैं, वो नया प्रोडक्ट बनाते हैं। देखना, जैसे कि एग्जांपल सिंपल समझने के लिए, मेरे पास है Al2SO4 दैट इज़ एल्युमिनियम सल्फेट प्लस 3CaOH ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ एक्वस सॉल्यूशन, then 2AlOH3 that is aqueous solution plus 3CaSO4, सही आया, हाँ, CaJ का SO4 सब मिल गया, एक बैलेंस है हाँ। तो देखो ये SO4 रेड पेन से दिखाता हूँ, ये SO4 Ca के साथ मिल गया और इस Al2 के साथ OH2 मिल गया। तो क्या हो रहा है, ये जो भी क्या बोलते हैं आयन से जो भी कंपाउंड्स है ना वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। इट मीन्स ये OHAl के साथ मिल रहा है और ये SO4 जाके CX का, तो ये क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ये वाला जो कंपाउंड है वो इसके साथ जाके अटैच हो रहा है और ये वाला जो कंपाउंड है वो इसके साथ जाके, मतलब कोई भी एलिमेंट के साथ जाके अटैच हो रहा है। तो एक बनाया 2AlOH3 प्लस 3CSO4, तो ये क्या हो रहा है आपका, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स टेक्स प्लेस टू गिव न्यू प्रोडक्ट्स। तो क्या कर रहे हैं, वो नया प्रोडक्ट बनाने के लिए एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो अब प्रेसिपिटेट भी समझ लेते हैं, जैसे कि इसमें इनसॉल्युबल कंपाउंड बनेगा, ठीक है, जो सॉल्युबल नहीं हो पाएगा और उसमें अगर मान लो कुछ बच जाता है, ठीक है, तो वो हमारा एक प्रेसिपिटेट होगा। जैसे कि दो सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्युबल सॉल्ट्स आर कंबाइंड, तो उसमें क्या है, सॉल्युबल सॉल्ट जैसे आपके कंबाइंड हो जाएंगे। तो जैसे कि
किसी में अगर हमने मान लो एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में अगर हम लोगों ने कुछ डाला और अगर नीचे में कुछ सॉलिड फॉर्म या पाउडर फॉर्म टाइप का बच जाता है किसी भी सॉल्यूशन में, तो वही हमारा क्या है, एक प्रेसिपिटेट होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए PbNO3 ट्वाइस प्लस 2Ki पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, 2KNO3 दैट इज़ पोटेशियम नाइट्रेट बना लिया, प्लस PbI2, ठीक है, ये Pb है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये NO3 जो है वो जाके पोटेशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है और आयोडाइड जो है Pb के साथ रिएक्ट कर रहा है। लेकिन इसमें जो KNO3 और ये है क्या बोला आपका PbI2 जो येलो कलर का मिलता है, तो ये आपका क्या है, प्रेसिपिटेट बच जा रहा है, ठीक है। तो यही आपका क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर, ठीक है, 5th नंबर नहीं है, जो है हमारा वो है रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें दो रिएक्शन होते हैं, एक हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और एक पढ़ेंगे हम लोग इसमें रिडक्शन, इसीलिए इसका नाम है दोनों को मिला के रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या करता है, इसमें क्या है ना, कहाँ है, हाँ, सब्सटेंस जो होते हैं, सब्सटेंसेस लूज इलेक्ट्रॉन्स और लूजेस ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन लॉसेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लॉस करते हैं, और रिडॉक्स रिएक्शन में सब्सटेंस क्या करते हैं, सब्सटेंस गेन, नहीं, इसमें लूसेस इलेक्ट्रॉन, गेन ऑक्सीजन होगा ये, और गेन ऑक्सीजन और लूसेस, और इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करता है रिडॉक्स रिएक्शन में और लूजेस ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन लूज़ करता है और हाइड्रोजन भी गेन करता है, ठीक है, गेन्स हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या, हाइड्रोजन, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या करता है, जो भी कोई सब्सटेंस होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ऑक्सीजन लेता है और गेन यानी लेता है और लूजेस हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या होता है, सब्सटेंसेस गेन करता है इलेक्ट्रॉन लेकिन ऑक्सीजन लूज़ करता है और गेन करता है क्या, आपका हाइड्रोजन, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, तो Fe प्लस CuSO4 दैट इज़ FeSO4 और बचेगा लास्ट में कॉपर। तो इसमें जो Fe है ना, वो क्या किया, Fe +2 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो ये क्या हुआ, एक तरीके का ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये ऑक्सीजन को अपनी ओर लिया, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। तो क्या होगा, Fe जो है ऑक्सीजन लूज़ किया तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वैसे ही Cu जो करा रहा है, तो Cu क्या है, रिडक्शन कर रहा है, यानी कि Fe देखो ऑक्सीडेशन कर रहा है तो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और Cu जो है Cu +2E-, तो ये क्या हो जा रहा है, Cu, तो ये क्या कर रहा है, रिडक्शन, यानी कि ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, Cu जो हो गया इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन भी ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं जो कि है नेक्स्ट हमारा एक साथ पढ़ेंगे, जिसको हम लोग दोनों को क्या चीज़ें हैं, कहाँ गया, हाँ, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। 7वां नंबर है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, पक्का, हाँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एक तरफ हम पढ़ेंगे 8वां एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो दोनों को छोटा छोटा समझ लेते हैं। एंडोथर्मिक क्या होता है, इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ हीट टू कैरी आउट रिएक्शन, इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ हीट होता है कोई भी रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। जैसे कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो इसमें चाहिए हमको सनलाइट, और ये रिएक्ट करके बनाते हैं C6H12O6 दैट इज़ ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन। तो ये रिएक्ट हुआ, तो इसमें क्या है, देखो सनलाइट की हमको ज़रूरत पड़ी, तो ये हमारा क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। वैसे ही
क्या होता है कि इसमें जो हमारा एक्सोथर्मिक होता है, सही कर रहा हूँ ना, सही है, सही है, हाँ। और इसमें क्या है, तो इसमें क्या होता है, हीट, एक्सोथर्मिक में हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन, मतलब जब आप रिएक्शन करते हैं तो इसमें हीट क्या है, इवॉल्व रहता है, ठीक है, ड्यूरिंग रिएक्शन। तो मोस्ट कॉम्बिनेशन, इस बहुत सारे जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो Al प्लस Fe2O3, तो ये बनाते हैं Al2O3 प्लस Fe प्लस, इसमें से क्या होता है आपका हीट रिलीज होता है, यानी कि ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। वैसे ही CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस H2O, और इसमें से क्या है आपका हीट निकलेगा, तो ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। यानी कोई भी रिएक्शन से अगर हीट निकल रहा है वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और जिसमें हीट की ज़रूरत पड़ रही है रिएक्शन करवाने के लिए वो आपका क्या बोला जाए, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है हमारा 9th नंबर, दैट इज़ कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, जैसे कोई भी मटेरियल का डिटोरेशन यानी उसका ख़राब होना, उसमें रस्टिंग होना, ठीक है, बाई एक्शन ऑफ मॉइस्चर और मॉइस्चर एयर ऑफ केमिकल सराउंडिंग, यानी कोई भी सराउंडिंग में जैसे आपका मॉइस्चर प्रेजेंट है या कोई केमिकल प्रेजेंट है, तो उससे अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो वो आपको कोरोजन होता है। सबसे कॉमन एग्जांपल है, जैसे कि आपके घर में लोहे की कोई भी चीज़ होगी और उसको अगर आप मॉइस्चर के कांटेक्ट में रख दो तो उसके ऊपर रेडिश लेयर फाउंड हो जाता है, तो वो रेडिश लेयर इज कॉल्ड रस्ट। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या है, कोरोजन बोलते हैं। जैसे कि आयरन Fe प्लस वो कांटेक्ट में है ऑक्सीजन के, और उसमें मॉइस्चर यानी वाटर पड़ रहा है, तो वो बनाता है 2Fe2O3 डॉट H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं रस्ट। जैसे कि कॉपर, अगर वाटर के कंटेंट, कॉपर यानी तांबा का जो आपका ग्लास लॉस को देखना, उसको वो क्या बोलते हैं आप, मॉइस्चर और CO2 यानी एयर के, जो एयर से मिलता है उसके कांटेक्ट में रख दो तो आपको मिलता है CuCO3 CuOH2, दैट इज़ जो हमारा ग्रीन कलर का हमको मिलता है। तो आप नपते तांबे वांबे का कोई घर में बर्तन होगा, उसको एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में रख देना, उसके बाद थोड़ी देर में कुछ टाइम बाद देखना, तो उसमें क्या है कि आपको ग्रीन कलर का लेयर निकलेगा। वही है, क्या है, होम होम क्या बोला जाए, होम मेड एक्सपेरिमेंट, मतलब आप घर पे ये बैठे ये वाला एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, जो कि आपको ग्रीन कलर आपको दिख जाएगा। आयरन वाला भी चीज़ें आपको पता होगा, ये सब एवरीडे लाइफ की चीज़ें हैं। वैसे ही जैसे सिल्वर यानी Ag प्लस H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ जो कि हम लोग को एयर से मिलता है, अगर वो उसके क्या बोला जाए कॉन्टेक्ट में आया तो वो Ag2S बनाता है प्लस H2, जो कि Ag2S हम लोग को ब्लैक कलर का मिलता है। जो कि आप चांदी को अगर आप देखें, उसको अगर आप हाइड्रोजन सल्फाइड के कांटेक्ट में लाएं, जो कि एयर में मिलता है, तो उसमें ब्लैक कलर हो जाता है। अपने मम्मी या घर पे किसी से पूछना तो वो आपको बता देंगे, ठीक है, कि क्या बोला जाए चांदी ब्लैक कलर पड़ता है, तो आप अपने घर पे बता देना कि उसमें हम लोग क्या है, अगर हाइड्रोजन सल्फाइड से वो मिल रहा है तो उसमें क्या है, वो ब्लैक कलर की वजह से, ब्लैक कलर उसमें उस वजह से हो रहा है, तो उसको आप एयर के कॉन्टेक्ट से बचाएं। नेक्स्ट है हमारा रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होता है, तो ये क्या होता है, इट रिफर्स टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड दैट केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर फैट और ऑयल फूड में प्रेजेंट होता है और अगर ये एक लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाए तो उसमें एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से उसमें फाउल स्मेल या बैड उसका टेस्ट ख़राब आता है, तो उसी को ही हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। तो अगर आपने रेंसिडिटी हुआ, रिएक्शन हुए फूड को आपने खाया, तो आपको स्टमक इन्फेक्शंस, फूड पॉइजनिंग या स्टमक से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो इसमें इसका प्रिवेंशन आपको पूछता है, ठीक है, प्रिवेंशन एक चीज़ और कॉज। तो कॉज इससे हो क्या क्या हो सकता है, आपको स्टमक इन्फेक्शन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि स्टमक यानी पेट से रिलेटेड, फूड पॉइजनिंग भी चांसेस होता है, ठीक है, डायरिया वगैरह भी हो जाता है। इससे बचने के लिए क्या है, अपने फूड को यूज़ एयर टाइट कंटेनर्स रखें, पहला। सेकंड, पैकेजिंग ऑफ नाइट्रोजन। इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, पैकेजिंग ऑफ नाइट्रोजन। ये किस में पैकेज होते हैं, जो आप लेज़, कुरकुरे
ये सब चीज़ें आप खाते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, जो आपको एयर भर के जो आपको दिया जाता है आपके पैकेट में, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। थर्ड, रेफ्रिजरेट करें, अगर कोई भी खाने की चीज़ें उनको फ्रिज में रख दें तो उससे क्या है कि उसमें रेंसिडिटी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। फोर्थ, उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला है, यानी कि जो ऑक्सीजन के खिलाफ होता है, एंड एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और कोई भी प्रिजर्वेटिव्स उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स मिला दे, जैसे एसिटिक एसिड या विनेगर, इस टाइप की चीज़ें, प्रिजर्वेटिव्स, तो वो क्या होंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो ये आपका हो गया रेंसिडिटी यहाँ पे कंप्लीट। तो हमारा केमिकल रिएक्शन का रिवीजन पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए अच्छे से, ये रिवीजन है, रिवीजन क्लास के तौर पे लें इसे, आप लंबी क्लासेस ना समझें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप इसको पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।